गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट करते हैं। हम लोग एनएमआर का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। दिस वन इज लेक्चर नंबर 2 रहेगा। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने एनएमआर से रिलेटेड सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में स्टडी की थी, जिसमें हमने ईएमआर यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वेव लेंथ, फ्रिक्वेंसी, वेव नंबर, एनर्जी एक्सेट्रा के बारे में स्टडी की थी। आज का जो टॉपिक एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसके अंदर भी हम लोग आज एनएमआर के फिजिकल एस्पेक्ट को ही स्टडी करने वाले हैं। इट मीन्स कुछ फिजिकल एस्पेक्ट से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसे हम स्टडी करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। दिस वन इज एनएमआर की फुल फॉर्म, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। सेकंड पॉइंट है आपके पास, ये जो मेथड है आपका, ये नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड, इसके ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा। नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड है, मीन्स जब आप सैंपल एनालाइज करते हो तो आपका जो सैंपल है वो डिस्ट्रक्ट नहीं होता है, ख़राब नहीं होता है। आप उस सैंपल को रीयूज कर सकते हो आपके अदर पर्पज के लिए। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी है जो एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडियो वेव्स करता है। कौन सा वेव रहता है आपका? रेडियो वेव। ये सेकंड क्वेश्चन है। पॉइंट है, इट इज़ एन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का टाइप है, जिसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स को ये एब्जॉर्ब करता है। जो आपका एनएमआर जिस कंपाउंड के लिए दिया गया था वो था आपका इथेनॉल, और साइंटिस्ट थे प्रॉल एंड ब्लॉच। 1945 के अंदर फर्स्ट एनएमआर रिकॉर्ड किया गया था जो इथेनॉल से रिलेटेड था। एनएमआर वही कंपाउंड देते हैं जिनका स्पिन क्वांटम नंबर इंटीजर वैल्यू रहती है, हाफ इंटीजर वैल्यू के रूप में अगर कोई है जिसका स्पिन क्वांटम नंबर यानी कि आई वैल्यू समथिंग कुछ ना कुछ होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, वही आपका एनएमआर एक्टिव मॉलिक्यूल्स होंगे, ये एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई वो रहेंगे। जो एनएमआर डीएक्टिव है वो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी शो नहीं करेगा, यानी जिसका आई वैल्यू 0 है वो एनएमआर शो नहीं करेगा। तो स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कुछ ना कुछ आपके पास होना चाहिए। स्पिन जो आई की वैल्यू डिपेंड करती है आपके वेक्टर कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। आई की वैल्यू मे बी हो सकती है 0, मे बी प्लस हाफ, 3/2, 5/2 समथिंग कुछ भी। अब जिस न्यूक्लियाई की आई वैल्यू ग्रेटर देन 0 है वो आपका कहलाएगा चार्ज्ड न्यूक्लियाई। इट मीन्स उसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं इसे प्लेस करूँ इलेक्ट्रिक, इसके ऊपर जो चार्ज है वो मे भी हो सकता है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज भी होगा, इसका खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मूव करता है तो वो एक क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ओके, तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज है, अगर उसने मूव किया तो वो आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देगा, और ये पूरा का पूरा स्पीसीज एक्ट करेगी, एक्ट एज अ टेनी बार मैग्नेट। बट होता है क्या है कि सैंपल के अंदर आपके जितने भी न्यूक्लियाई है वो रैंडमली अलग अलग डायरेक्शन के अंदर अरेंज रहते। ओके, इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या रहता है कि न्यूक्लियाई अरेंज्ड इन रैंडमली, इनका कोई एक डायरेक्शन नहीं होता है। एक न्यूक्लियाई इस साइड में, दूसरा इस साइड में, तीसरा इस साइड में, यानी एक दूसरे को ये कैंसिल आउट करते जाते हैं। यानी कि रैंडमली ओरिएंटेशन ऑफ न्यूक्लियाई को मैंने ये रिप्रेजेंट आपके पास किया है। अब अगर क्या होगा कि मैं इनको डायरेक्शन प्रोवाइड कराऊँ, डायरेक्शन कैसे प्रोवाइड करवा सकते हैं हम लोग? इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बी नॉट, या फिर कई बार हम इसे एच नॉट से भी रीड करते हैं। ये सारे के सारे जो टीनी बार मैग्नेट थे आपकी एक डायरेक्शन के अंदर अलाइंड होंगे, या तो वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अंदर हो जाएंगे, ठीक है, या फिर वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हो जाएंगे, या तो वो डायरेक्शन रहेगा या फिर अपोजिट डायरेक्शन रहेगा। तो दो ही अरेंजमेंट आपके यहाँ पे हो सकती है। जो मैंने शो किया, ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, और नीचे वाले अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अंदर ही अपने आप को अरेंज करते हैं। और दिस वन इज जो थर्ड रॉम मुझे दिखाई दे रही है, दिस वन इज अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, जो अप डायरेक्शन में यानी अबव यानी कि ऊपर की ओर डायरेक्शन है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास जो पूछा जाता है, दिस वन इज आपसे पूछा जाता है कि नंबर ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ न्यूक्लियाई इन एच नॉट यानी कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में कितनी होगी। वो डिपेंड करती है आपके
स्पिन क्वांटम नंबर यानी आई के ऊपर। तो किसी भी न्यूक्लियाई के लिए जिसका स्पिन क्वांटम नंबर आई है, उसके लिए नंबर ऑफ ओरिएंटेशन कितना होगा, 2i+1। इट मीन्स अगर आपके पास आई वैल्यू हाफ है तो ओरिएंटेशन कितना होगा, 2 × 1/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 2 ओरिएंटेशन होगी। ओके, जैसा कि हाइड्रोजन एटम के लिए होता है, हाइड्रोजन आई वैल्यू रहती है 1/2, और ये 2 टाइप से ओरिएंट हो सकता है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में। तो आई क्या थी यहाँ पे, स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जैसे यहाँ पे मैंने दे रखा है, आई वैल्यू अगर हाफ है तो 2i+1 की वैल्यू क्या लिख लेंगे, 2, और ये रहेगा आपका -½ या +½ डायरेक्शन। ये नॉट है, ये कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं, ये डायरेक्शन को शो कर रही है, एक -½ डायरेक्शन +½ कई बार जैसे आपने देखा होगा स्पिन हम शो करते हैं -½ से, जो कि एंटी क्लॉकवाइज रहती है, और +½ वाले को हम क्लॉकवाइज रीड करते हैं। लाइक इसे हम टाइम समथिंग इस टाइप से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि ये आपके पास एक कुछ चीनी न्यूक्लियाई है, ये 1 एरो जो है वो न्यूक्लियाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। कुछ टाइम बाद क्या होगा कि ये सेपरेट आउट हो गए, कुछ न्यूक्लियाई अल्फा पोजीशन में चले गए, कुछ न्यूक्लियाई बीटा पोजीशन के अंदर चले गए। इनके बीच की एनर्जी कितनी है, डेल्टा आई। अब अल्फा में जो है उसे मैंने रिप्रेजेंट किया एन अल्फा, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन अल्फा पोजीशन, इनका डायरेक्शन रहेगा +½ और बीटा जो है एन बीटा हायर एनर्जी के अंदर रहते हैं, इससे का जो रोटेटिंग डायरेक्शन रहेगा -½ ओके। ऑलवेज यानी कि रेजोनेंस होने के लिए क्या होना चाहिए कि जो एन अल्फा है, पॉपुलेशन ऑफ न्यूक्लियाई इन अल्फा फेज इज ग्रेटर देन बीटा फेज आपका रहता है। पॉपुलेशन ऑफ न्यूक्लियाई इन अल्फा फेज आपका ज़्यादा रहता है बीटा फेज, यानी कि +½ यानी कि लोअर एनर्जी में मॉलिक्यूल ज़्यादा रहना पसंद करते हैं कंपेयर टू हायर एनर्जी में, और लोअर एनर्जी वाले जो भी रहेंगे उनका जो डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के सपोज होंगे, यानी कि उन्हीं के डायरेक्शन में अपने आप को ओरिएंट करेंगे। लेकिन बीटा फेज वाले अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोज होंगे। तो अपोज होने के लिए दिमाग लगाइए कि उनके पास एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, इसलिए वो अपोजिशन करते हैं। ठीक है, अब आपके पास है न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंटम म्यू। न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंटम म्यू, इसका जो फॉर्मूला रहता है वो है आपके पास Gn × μ1/√II+1। ये पूरा फार्मूला आपको रिमेंबर रखना पड़ता है। इसका मैं फिजिकल कैलकुलेशन या फिजिकल एस्पेक्ट नहीं देख रहा, इससे हम स्टडी करते हैं मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कि ये फार्मूला कैसे आया। एट प्रेजेंट टाइम हम सिर्फ ध्यान दे रहे हैं कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंटम का फॉर्मूला रहता है Gn क्या रहता है, जी फैक्टर या गायरो मैग्नेटिक कांस्टेंट। इसकी भी कुछ वैल्यू हर एक सैंपल के लिए अलग अलग रहती है। μn आपके पास है न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन के अंदर इसकी वैल्यू रहती है कि म्यू कैसे फाइंड करते हैं। मैग्नेटिक मोमेंटम क्या है, μn मीन्स मैग्नेटिक मोमेंटम लाइक 5.05 × 10⁻⁻27 जूल पर टेस्ला किसी सैंपल के लिए ये रहेगा, हाइड्रोजन के लिए मान लीजिए। और आई है आपके पास न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर। फॉर एग्जांपल अब आपके पास है कि एनएमआर फ्रिक्वेंसी और बोर फ्रिक्वेंसी कंडीशन क्या है। आपके पास एक सैंपल है जिसकी आई वैल्यू में भी रह सकती है 1/2, तो वो 2 टाइप से ओरिएंट हो सकता है, या तो +½ या -½ यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर उसके लिए रहेगी +½ या -½ तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर आप अप्लाई करोगे तो ये 2 स्टेट आपकी डीजनरेट हो जाएगी। ओके, 2 स्टेट आपके पास बनेगी, एक अल्फा और एक बीटा। अल्फा वाला लोअर एनर्जी, बीटा वाला हायर एनर्जी। तो ये एम आई वैल्यू रहेगी +½ तो हायर एनर्जी की एम आई वैल्यू रहेगी -½ और दिस इज BZ नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि यहाँ पे आपने समथिंग कुछ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड किया है, और यहाँ पे क्या था, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड नहीं था, इसलिए सारे के सारे रैंडमली अलाइंड थे, और यहाँ पे इन्होंने अपने आप को अलाइन किया अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो जो फ्रिक्वेंसी है आपके पास न्यू, वो क्या रहेगी, डेल्टा एनर्जी का जो डिफरेंस है उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ डेल्टा E = H न्यू,
तो न्यू क्या रहेगा, डेल्टा ई अपन एच, और ई को मैंने जस्ट रिप्रेजेंट किया जी एन म्यू एन बी जेड, ओके, अपॉन एच। तो न्यू मेरे पास क्या आ गया, न्यू आपके पास आएगा जी बी अपॉन 2 पाई। कई बार इसे इस टाइप से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या कई बार न्यू गामा बीटा अपॉन 2 पाई। जो गामा है वो गायरो मैग्नेटिक कांस्टेंट रहता है, या फिर इसे जी से रिप्रेजेंट करते हो या गामा से रिप्रेजेंट करो, कोई भी आप रिप्रेजेंटेशन वर्ड यूज में ले सकते हो। बीटा आपका मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एंड 2 पाई आपका कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है आपके पास कि बी जेड या बीटा इक्वल्स टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, गामा जी एन या फिर जी, ये सारे के सारे गायरो मैग्नेटिक कांस्टेंट रहते हैं, और न्यू आपका लार्मर फ्रिक्वेंसी या एनएमआर फ्रिक्वेंसी रहती है। ये फिजिकल एस्पेक्ट से या न्यूमेरिकल क्वेश्चन में पूछा जाता है कि न्यू आपको यानी कि लार्मर फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी रहती है। तो सिंपली आपको ध्यान रखना, गामा बीटा अपॉन 2 पाई, गामा बीटा अपॉन 2 पाई, ओके। इस टाइप से अगर आप याद रखते हो, अगर किसी को जी बी अपॉन 2 पाई याद रहता है तो वो भी याद रख सकते हो। तो गामा बीटा अपॉन 2 पाई, अल्फा बीटा गामा की जगह गामा बीटा अपॉन 2 पाई आपका एनएमआर फ्रिक्वेंसी रहती है। अगर आपके पास गायरो मैग्नेटिक कांस्टेंट पता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पता है, तो आप फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब रहता है कि जो मैग्नेटो गायरिक रेशियो है या गायरो मैग्नेटिक रेशियो गामा, उसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका क्या रोल रहता है। तो वो ही लार्मर फ्रिक्वेंसी की अगर मैं बात करूँ तो वो है आपके पास गामा इक्वल्स टू न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंटम म्यू अपॉन न्यूक्लियर स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंटम अपॉन स्पिन एंगुलर मोमेंटम का जो रेशियो है वही आपका गामा के बराबर होता है। तो गामा इक्वल्स टू म्यू अपॉन आई मल्टीप्लाइड बाय एच अपॉन 2 पाई, और इसकी यूनिट रहती है आपकी पर टेस्ला पर सेकंड। तो ये है आपका गामा की वैल्यू, इस टाइप से आती है, म्यू अपॉन आई एच अपॉन 2 पाई, म्यू अपॉन आई एच अपॉन 2 पाई। ये है आपका गायरो मैग्नेटिक रेशियो। और लार्मर फ्रिक्वेंसी मुझे फाइंड आउट करनी है, तो लार्मर फ्रिक्वेंसी न्यू इक्वल्स टू गामा बीटा अपॉन 2 पाई। ये फॉर्मूला आपको याद रहना ही चाहिए, फिजिकल केमिस्ट्री का इसमें से क्वेश्चन उठता है। फिर प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी किस टाइप से वर्क करता है। मैंने पहले ही बताया कि अभी हम जस्ट फिजिकल एस्पेक्ट को स्टडी कर रहे हैं। देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, जो भी आपका न्यूक्लियर है वो स्पिन करता है इसके ओन एक्सेस के ऊपर, ठीक है। तो जब ये स्पिन करेगा, स्पिनिंग न्यूक्लियस को मैंने रिप्रेजेंट करता है, ये जो सॉलिड मास आपको न्यूक्लियर दिख रहा है और ये स्पिन की डायरेक्शन को शो कर रहा है। अब सॉलिड मास है, इसके कुछ आई वैल्यू है, समथिंग आई वैल्यू प्रेजेंट है। अगर आई वैल्यू प्रेजेंट है तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज भी रहेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज है। और अगर इलेक्ट्रिक चार्ज मूवमेंट कर रहा है, मूवमेंट अगर ये परफॉर्म कर रहा है, तो आपके पास ये जनरेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा। और ये मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों ओर यानी कि सराउंडिंग द न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा। और यही मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसे मैं कहता हूँ टिनी बार। क्या कहते हैं हम इसे, टिनी बार मैग्नेट, टिनी बार मैग्नेट, ओके, टिनी बार मैग्नेट। तो कई बार क्या होता है कि ये स्पिन करते करते कुछ एंगल से इंक्लाइंड हो जाता है, झुक जाता है, कुछ एंगल से यानी कि बैंड हो जाता है। तो ये जो एंगल बैंड आपको दिखाई देगा, दिस एंगल, उसे कहते हैं हम रिसेशनल एंगल। क्या होता है कि जैसे ये पेन भी है तो ये इस टाइप से मैं रोटेट करूंगा, कई बार इस टाइप से ये रोटेशन इसका हो जाएगा, और रोटेशन के साथ ये मूवमेंट भी करेगा। ठीक, ये मूवमेंट किसकी ओर करता है, पूरा मूवमेंट करेगा, ठीक, एक पूरा सर्कल काटेगा। तो ये आपका प्रिसेशनल एंगल, और इसी प्रिसेशनल एंगल से आपके निकलती है प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी या लार्मर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जिसे मैंने अभी आपको लिखा है कि गामा सॉरी न्यू इक्वल्स टू गामा बीटा अपॉन 2 पाई। ये है आपकी प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी या लार्मर फ्रीक्वेंसी। अब अगर मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करता हूँ किसके लिए, आई इक्वल्स टू 1/2 वाले न्यूक्लियाई के लिए, लाइक हाइड्रोजन के लिए, तो आपके पास 2 ओरिएंटेशन बनते हैं, अल्फा और बीटा। तो कुछ न्यूक्लियाई अल्फा में रहते हैं, कुछ बीटा के अंदर रहते हैं। तो होता क्या है कि जब इनकी
लार्मर फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग रेडियो वेव्स दी जाती है, तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अल्फा टू बीटा के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं। अल्फा वाले यानी कि लो एनर्जी वाले न्यूक्लियाई लार्मर फ्रिक्वेंसी एब्जॉर्ब करके बीटा फेज के अंदर ट्रांसफ़र होंगे। ठीक है, अब बीटा फेज में कुछ टाइम तक रहते हैं और वापस से बीटा टू अल्फा के अंदर वो आते हैं। जो हायर एनर्जी में गया वापस लोअर में आएगा, और बीटा टू अल्फा में आएंगे तो ये कुछ वेव्स को एमिट करते हैं अपने अंदर से, एनर्जी को वेव्स फॉर्म में एमिट करते हैं, और उसी एनर्जी को, उसी रेडियो वेव्स को हमें मेजर करना होता है इंस्ट्रूमेंट की अकॉर्डिंग। जो भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, डिटेक्टर है, उसके थ्रू हम मेजर करते हैं कि वो जो एनर्जी एमिट की है, वो कितनी एनर्जी उसने एमिट की है, उसे हमें मेजर करना होता है। अल्फा टू बीटा और बीटा टू अल्फा में जाने का जो प्रोसेस है वो फ्लिपिंग ऑफ न्यूक्लियाई के नाम से जाना जाता है। ओके, फ्लिपिंग ऑफ न्यूक्लियाई के नाम से जाना जाता है। तो H1 न्यूक्लियाई यानी हाइड्रोजन न्यूक्लियाई के लिए ये 60 मेगा हर्ट्ज के ऊपर फ्लिप कर जाता है, जबकि कार्बन 13 NMR के लिए ये 15 मेगा हर्ट्ज के ऊपर फ्लिप कर जाता है। मेगा हर्ट्ज के अलावा एक और चीज़ रहती है आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की, वो कितने मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर वर्क कर रहा है। तो ये आपका 1492 यानी 40,092 गॉज जो उसका मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड वेराई करता हूँ तो मे बी आपका जो मेगा हर्ट्ज है वो वेरिएशन आपको देखने को मिले। ओके, वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एंड फ्रिक्वेंसी आपका प्रोपोर्शनली यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो अब है हमारे पास अल्फा टू बीटा पहले गया और फिर बीटा से वापस अल्फा में आया, तो ये प्रोसेस कहलाता है आपका रिलैक्सेशन प्रोसेस। रिलैक्सेशन प्रोसेस टू टाइप का हो सकता है, स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन एंड स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन। स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन में क्या होता है कि स्पिन जब बीटा टू अल्फा में आया तो एनर्जी जो इसने एमिट की वो एनर्जी लैटिस ने एब्जॉर्ब कर ली। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, दूसरा केस ये हो सकता है कि जब बीटा टू अल्फा में आने में जो एनर्जी इसने एमिट की है वो एनर्जी आपका दूसरा न्यूक्लियाई एब्जॉर्ब करके अल्फा टू बीटा के अंदर स्पिन कर जाए। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन। मीन्स एक बीटा टू अल्फा में आया, एनर्जी रिलीज की, और वही एनर्जी दूसरे न्यूक्लियाई ने एब्जॉर्ब करके वो अल्फा टू बीटा चला गया, वो आपका स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन। दूसरा हो सकता है कि जो एनर्जी एमिट की वो लैटिस, जो भी मॉलिक्यूल का लैटिस है वो पूरा लैटिस उसे एब्जॉर्ब कर ले। फिर आपके पास एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई। एनएमआर एक्टिव के लिए पहला केस ही हमने आपको बताया कि उसकी स्पिन क्वांटम नंबर आई वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो वही आपके न्यूक्लियाई एनएमआर एक्टिव होंगे। तो एनएमआर एक्टिव वाले न्यूक्लियाई के अंदर जब हमने स्टडी की, कुछ ऑब्जर्वेशन किया, तो हमने क्या देखा कि जो ओड एटॉमिक मास के न्यूक्लियाई है और जिनका एटॉमिक नंबर इवन या ओड है, वो आपके एनएमआर एक्टिविटी शो करते हैं, या उनके लिए आई वैल्यू आपकी जो है वो इंटीजर रहती है, यानी कि प्लस आप। ऐसे कौन कौन से जिनका एटॉमिक मास ओड है, लाइक हाइड्रोजन, एटॉमिक मास भी ओड है और एटॉमिक नंबर भी इनका ओड है, और इसके लिए एनएमआर वैल्यू रहती है, सॉरी आई वैल्यू रहती है हाफ। कार्बन 13 एटॉमिक मास ओड है बट एटॉमिक नंबर इसका इवन रहता है, 6 रहता है ना। कार्बन 13 में ये 6 इवन, एटॉमिक नंबर इवन बट मास ओड। क्लोरीन एटॉमिक नंबर इसका रहता है 9, मास भी ओड है, नंबर भी ओड है। फास्फोरस ये रहता है आपका 15, मास ओड एंड नंबर भी आपका ओड। सिलिकॉन 14, मास ओड है लेकिन एटॉमिक नंबर इवन रहता है इसमें। ओके, अगर इसी टाइप से कुछ लाइक एटम्स है, लाइक बोरॉन 11, आपका आई वैल्यू रहता है 3/2, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37, दोनों के लिए आई वैल्यू रहते हैं 3/2। इन्हें आपको याद रखना ही है। ओके, इसी टाइप से आई वैल्यू 5/2 शो करने वाले दो मॉलिक्यूल है, आयोडीन 124 एंड ऑक्सीजन 17। आई वैल्यू हाफ वाले जो भी एटम्स यहाँ पे लिखे हैं उन सभी का मेजॉरिटी टाइम स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर यूज होता है। नेट के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, लाइक हाइड्रोजन 1 का तो इम्पोर्टेंट है ही है, उसके अलावा कई बार कार्बन 13 डाल देता है, फ्लोरीन 19 का स्पेक्ट्रा पूछ लिया, ये इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा लाइक फास्फोरस 31 का दे दिया, एक्स फ्लोरीन का डाल दिया साथ में। नाइट्रोजन का भी कई बार वो पूछ लेता है, नाइट्रोजन में जो एटम्स है उसमें
एटॉमिक मास इवन है और एटॉमिक नंबर ओड रहता है। नाइट्रोजन 7 जो नंबर है ना, एटॉमिक नंबर इसका रहता है 7, मास है 14। इसी टाइप से 2D ड्यूटीरियम, एटॉमिक नंबर इसका 1, मास 2। बोरॉन 10, एटॉमिक नंबर इसका रहता है 5, मास 10, इसका आई वैल्यू 3। ओके, और इवन अगर किसी का एटॉमिक मास भी इवन है और नंबर भी इवन है तो उसकी डेफिनेटली आई वैल्यू 0 आती है। लाइक C612, लाइक 8O16 ऑक्सीजन, नॉर्मल ऑक्सीजन। सल्फर जो आपका रहता है वो भी 32, ये भी आपका ओड एटॉमिक मास और ओड एटॉमिक नंबर के कारण इसका आई वैल्यू 0 रहता है। ओके, अब आपके पास इंस्ट्रूमेंटेशन एनएमआर का किस टाइप से रहता है, तो ये एक जनरल ओवरव्यू है इंस्ट्रूमेंटेशन का, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हमने नहीं बनाया है। इसमें क्या है, ये एक बड़ा सा मैग्नेट रहेगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल जस्ट हमने शो किया है। इस मैग्नेट से आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और मैग्नेटिक फील्ड, हाईली मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए हम सुपर कंडक्टर यूज में लेते, जिससे हमको हाईली मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुए। और सुपर कंडक्टर को कूल करने के लिए हम हीलियम, लिक्विड हीलियम एंड लिक्विड नाइट्रोजन या लिक्विड नाइट्रोजन गैसेस का यूज करते हैं। ओके, अब इसके बीच में हम सैंपल ट्यूब को रखते हैं। सैंपल ट्यूब के चारों ओर हम लगाते हैं रेडियो वेव्स ट्रांसमीटर, जिसके थ्रू रेडियो वेव्स दी जाती है इस सैंपल को। इससे क्या होगा, अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो सैंपल के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो अपने आप को अलाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू आई वैल्यू। फिर आप रेडियो वेव दे रहे हो तो जो भी न्यूक्लियाई अलाइंड है वो अल्फा टू बीटा या बीटा अल्फा टू बीटा के अंदर प्रोपगेट करेंगे, ट्रांजिशन परफॉर्म करेंगे। फिर वो बीटा टू अल्फा में आएंगे। ठीक है, तो बीटा टू अल्फा में आएंगे तो कुछ रेडियो वेव छोड़ेंगे भी, तो उससे हम मेजर करते हैं RF रेडियो रिसीवर से, यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी रिसीवर, या फिर आप इसे बोल सकते हो डिटेक्टर। ये जाता है आपका डिटेक्टर कंप्यूटर के अंदर, हाई प्रोसेसिंग कंप्यूटर आपके पास रहेगा। फिर ये रहेगा आपका रिकॉर्डर। ये जस्ट लाइक अगर मैं H1 की बात करूँ तो इसके लिए 2 ओरिएंटेशन होंगे, अल्फा और बीटा, इसलिए आपका जो जो आपका ट्रांजिशन है वो अल्फा टू बीटा एंड बीटा टू अल्फा में देखने को मिलेगा। और ये आपका रहेगा स्पेक्ट्रा, जो कि रहता है केमिकल शिफ्ट और इंटेंसिटी के वर्सेस आपको स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है। दिस वन इज डेल्टा वैल्यू केमिकल शिफ्ट को शो करती है। ठीक, तो यही आपके पास है, एक मैग्नेट है, हाई पावर मैग्नेट, बीच में सैंपल है, सैंपल के चारों ओर रेडियो फ्रिक्वेंसी या रेडियो वेव्स ट्रांसमीटर, इसी के चारों ओर आपके पास रेडियो फ्रिक्वेंसी रिसीवर रहता है। रिसीवर से सिग्नल डिटेक्टर को जाता है, डिटेक्टर टू रिकॉर्डर को, और देन आफ्टर आपके पास ग्राफ मिलता है। जो सैंपल ट्यूब रहती है वो लॉन्ग ग्लास ट्यूब रहती है, जो कि रेडियो वेव को एब्जॉर्ब नहीं करती। ठीक है, सॉल्वेंट के फॉर्म में आपको विदाउट H कंटेनिंग सॉल्वेंट आपको लेना होता है। वो कौन कौन से होते हैं, लाइक DMSO, डाईमेथिल सल्फोक्साइड, विदाउट H यानी कि जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन एब्सेंट हो, तो ये है आपका ड्यूटेटेड DMSO, डाईमेथिल सल्फोक्साइड। दिस वन इज ड्यूटेटेड एसीटोन, दिस वन इज ड्यूटेटेड क्लोरोफॉर्म, दिस वन इज ड्यूटेटेड वाटर या हार्ड वाटर, और दिस वन इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। ऐसा क्यों कर रहे हैं कि अगर हम NMR रिकॉर्ड करते समय ऐसा सॉल्वेंट ले जिसके अंदर खुद के अंदर भी हाइड्रोजन है, तो उसके हाइड्रोजन का भी आपको पीक आपको मिल जाएगी, और वो पीक सॉल्वेंट की पीक सैंपल के पीक के साथ ओवरलैप करेगी। इसलिए हम ऐसा सॉल्वेंट यूज करते हैं जिसके खुद के अंदर एक्टिव हाइड्रोजन एब्सेंट रहता है। इस ग्लास ट्यूब की जो लेंथ या रहती है वो रहती है आपका 15 सेंटीमीटर, डायमीटर इसका रहता है 5 mm तक, काफ़ी छोटा डायमीटर रहता है। और सैंपल रिक्वायरमेंट आपको रहती है 2 to 15 मिलीग्राम सैंपल आपको रिक्वायर्ड रहता है NMR रिकॉर्ड करने। जो भी सैंपल आपको दे रखा रहता है उससे आपको डिजोल्व करना होता है इन गिवन सॉल्वेंट के साथ, और फिर आप लास्ट में इसके साथ एक एडिटिव मिलाते हो, वो रहता है आपको रेफरेंस पीक के लिए। एडिटिव के रूप में हम लेते हैं TMS, टेट्रामेथिल सिलेन। टेट्रामेथिल सिलेन के पास जो 12 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन्स है
3+3+3+3 इनके कारण जो पीक आती है, उस पीक से हम सैंपल के पीक को कोरिलेट करते हैं कि इस पीक से सैंपल के पीक कितने डिस्टेंस पर है, ठीक है। यानी रेफरेंस पीक हम इसमें यूज करते हैं। यानी कि जितने भी आप सैंपल बनाएंगे एनएमआर रिकॉर्ड करने के लिए, उसमें आपको उस सैंपल में आपको एक ड्रॉप टीएमएस सॉल्वेंट की डालनी रहती है, टीएमएस भी आपको मिलाना रहता है। तो टीएमएस की कुछ प्रॉपर्टीज रहती है, क्या रहती है कि ये इनर्ट होने चाहिए, सैंपल के साथ रिएक्शन ना हो, नॉन पोलर होने चाहिए, वॉलेटाइल इन नेचर, यानी कि आफ्टर द रिकॉर्डिंग एनएमआर ये आपके सॉल्यूशन से बाहर निकल जाए ऑटोमेटिकली, इसलिए वॉलेटाइल रहना चाहिए, इनएक्सपेंसिव, महंगा भी ना हो ज़्यादा। ये कुछ इसके नेचर्स थे। तो 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स आपके पास जो रहेंगे वो इसमें रहते हैं, हाईली शिल्डिंग रीजन के अंदर रहते हैं, और इनका कारण यानी कि जो भी शिल्डिंग रहते हैं वो आपके एनएमआर चार्ट में राइट साइड में उनकी पीक आपको देखने को मिलती है, राइट साइड यानी कि शिल्डेड रीजन के अंदर इनकी पीक आपको देखने को मिलती है। अपफील्ड रीजन में इनके जो पीक है देखने को मिलेगी। तो हाईली शिल्डेड रीजन गिव वन पीक, यानी कि 12 के 12 प्रोटॉन्स है वो एक ही टाइप के हैं, इसलिए ये आपका एक सिंगलेट देते हैं। अब केमिकल शिफ्ट को हम 2 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो पीपीएम फॉर्मेट के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या टाउ फॉर्मेट के अंदर, मेनली पीपीएम और टाउ के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, और कुछ एक केस के अंदर हर्ट्ज के अंदर भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये रेफरेंस पीक है, जिस पॉइंट पे टीएमएस की पीक आपको देखने को मिलती है सबसे लंबी, 12 प्रोटॉन के कारण ये पीक रहती है, उसे हम इंडिकेट करते हैं 0, ये आपकी रहती है अपफील्ड में। डेल्टा वैल्यू, डेल्टा पीपी यानी पार्टिकल पर मिलियन, पार्टिकल पर मिलियन, ओके। फिर इससे हम चलते हैं लेफ्ट साइड के अंदर चलते हैं, और यहाँ पे ये कुछ पिक्स आपके सैंपल की देखने को मिलती है, लाइक ये 1 ppm, 2 ppm, 3 ppm, 4, 5, 6। डेल्टा क्या आपके पास डिफरेंस बिटवीन रेफरेंस पीक एंड सैंपल पीक के बीच में डिफरेंस रहता है। 2 टाइप के यहाँ पे आपको फील्ड देखने को मिलेगा जब भी हम एनएमआर ग्राफ को देखोगे, एनएमआर ग्राफ को, एनएमआर शीट को अगर आप देखोगे तो उसमें एक रहेगा आपका अपफील्ड रीजन, एक रहेगा आपका डाउनफील्ड रीजन। अपफील्ड रीजन आपका रहता है नियर टीएमएस का जो रीजन है वो अपफील्ड रीजन, या राइट साइड का रीजन रहता है अपफील्ड, वो रहता है आपका शिल्डेड, और लेफ्ट साइड का रीजन है आपका डाउनफील्ड रीजन, वो रहता है आपका डिशिल्डेड रीजन। शिल्डेड मीन्स न्यूक्लियाई के चारों ओर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, डिशिल्डेड मीन्स न्यूक्लियाई के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स कम है। अगर मैं इसे टाउ फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करूँ तो इसका स्केल जस्ट उल्टा हो जाता है, यानी कि जिस रेफरेंस पीक को डेल्टा स्केल में मैंने 0 नाम दिया था, उसी रेफरेंस पीक को टाउ स्केल के अंदर हम 10 रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। कितना? 10, और 10 से फिर एक एक स्टेप लोअर करते जाओ तो 10, 9, 8, 7 इस टाइप से 0 मिलेगा, यानी कि डाउन फील्ड को मैं 0 से स्टार्ट करूँगा, अप फील्ड को 10 पे ख़त्म कर दूंगा। जबकि डेल्टा स्केल में हमने अप फील्ड को 0 से स्टार्ट किया था और हम डाउन फील्ड की ओर चलते गए 12 तक। अब अगर किसी सैंपल की आपको और टाउ और डेल्टा के अंदर डायरेक्ट रिलेशन क्या रहता है, स्केल अगर मुझे चेंज करना है तो टॉ इक्वल टू 10 माइनस डेल्टा, ये आपका रिलेशन है, टॉ इक्वल टू 10 माइनस डेल्टा। यानी कि किसी आप पीक की वैल्यू डेल्टा के अंदर अगर आपको दे रखी है तो आप इस पीक की वैल्यू टाउ के अंदर भी बता सकते हैं। जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर रहेगा वो केमिकल शिफ्ट कन्वर्जन के ऊपर हम रहेंगे। इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई होप आप सभी को लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ अपकमिंग एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।